हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके बीच हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन है जिसमें मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो वो है आपका गोपाल। देखिए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल था और पाल वंश की स्थापना बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के दौरान गोपाल 750 से 770 ईस्वी नामक स्थानीय सामंत द्वारा की गई और उसने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया और गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी और गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के शासनकाल में हुआ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था। तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका धर्मपाल। देखिए, पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था और यह बौद्ध विहार बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है और इसलिए इसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज 1879 ईस्वी में कनिंघम में की गई थी और 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की। तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका धर्मपाल। देखिए, पाल शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था और उसके रख रखाव के लिए 100 गांव दान में दिए थे। विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था। आचार्यों में दीपशंकर व श्री ज्ञान अर्थात ज्ञानश्री का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को दुर्ग के भ्रम में ध्वस्त कर दिया और इसने भिक्षुओं की सामूहिक हत्या करवाई तथा ग्रंथों को जला दिया। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जितने भी ग्रंथ थे, जितने भी पुस्तक रखी गई थी, वो सारे किया गया तो उनके द्वारा जला दिया गया। और उस समय विश्वविद्यालय में कुलपति जो थे वो शाक्य श्री भद्र थे। तो आपसे पूछ सकता है कि उस समय के जो कुलपति थे वो कौन थे। तो शाक्य श्री भद्र जी थे। तो ये चलिए ध्यान में रखिए। अब अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है कि किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर आपका दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव रखी वो दंती दुर्ग रखी। देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती बर्मन या दंती दुर्ग था जिसने 736 ईस्वी में चालुक्य राजा कीर्ति बर्मन को पराजित करके दक्कन के अधिकांश भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और दंती दुर्ग ने मान्यखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया और उसने महाराजा धीराज, परमेश्वर परम, भट्टारक आदि उपाधियां धारण की थी। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पुंडुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका उत्तरी बंगाल में। देखिए, पुंडवर्धन प्राचीन काल में उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र था जिसमें पुंड्र लोग रहते थे और पुंड्र एक अनार्य जाति थी। इसके क्षेत्र का विस्तार उत्तरी बंगाल के बाहर पालचंद्र एवं सेन राजवंशों के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है। 4 ऑप्शन है जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। देखिए, राजा लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया और राजा लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 ईस्वी में बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक तथा बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। लक्ष्मण सेन ने बंगाल की राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लखनऊती अर्थात लक्ष्मणवती की स्थापना की और लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के अनुयायी भी थे। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए,
अगला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जावा सुमात्रा से। तो ये देखिए, देवपाल बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था और नालंदा से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख से यह पता चलता है कि देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 ग्राम अनुदान में प्रदान किए, अर्थात 5 गो अनुदान में प्रदान किए। और प्राचीन भारत के लोग जावा को सुवर्ण द्वीप कहते थे। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल 810 ईस्वी में पाल वंश की गद्दी पर बैठा और इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब समझिए गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जयदेव। तो गीत गोविंद के जो रचयिता थे वो आपका जयदेव थे। अब देखिए, संस्कृत भाषा के महाकवि जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन अर्थात 1178 से 1205 ईस्वी के दरबारी कवि थे और इन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित गीत गोविंद की रचना की, जो संगीत प्रधान ग्रंथ है। और इनकी अन्य रचना रति मंजरी थी। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में पवन दूतम के लेखक धोई भी रहते थे। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है? तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर है सूर्यवंशी बताया गया है। देखिए, हमीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी थे, ठीक है। और पद रूप में लिखा यह महाकाव्य रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान के वंशज थे तथा इन्होंने उन्हीं के नाम पर अपने वंश का नाम चाहमान या चौहान रखा। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी कौन है। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भगवती सरस्वती। भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का केंद्र तथा भगवती सरस्वती अधिष्ठात्री देवी का मंदिर था और यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। 1269 ईस्वी से ही इस्लामी शासकों ने अलग अलग समयों में भोजशाला मंदिर पर आक्रमण किया, जिसे हिंदू राजाओं ने विफल कर दिया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण कर वाग देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया तथा भोजशाला के भागों को भी ध्वस्त कर दिया। वर्तमान में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गौड़बाहो के रचयिता कौन थे। तो गौड़बाहो के रचयिता आपका 4 ऑप्शन में राइट आंसर वाकपति थे। देखिए, गौड़बाहो के रचयिता आपका वाकपति थे। गौड़बाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाकपति की एक काल्पनिक रचना है और इसमें चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन के वंश और सैन्य सफलताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गौड़बाहों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर आपका जोनराज एवं श्रीवर। तो कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, तो वो थे जोनराज एवं श्रीवर। तो देखिए, जोनराज प्रज्ञा भट्ट एवं श्रीवर ने कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया और उन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी की रचना की, जिसमें 1149 से 1450 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। और श्रीवर द्वारा रचित जैना राजतरंगिणी से 1459 ईस्वी से 1486 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरू था। तो कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, तो जोनराज एवं श्रीवर। ये भी समझ गए।
अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था, तो वो है आपका जयसिंह। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। वे कश्मीर के शासक जयसिंह जो 1128 से 1154 ईस्वी तक के दरबार में रहते थे, और राजतरंगिणी के रचना काल 1147 से 1149 ईस्वी तक बताया जाता है। और इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे, और यह संस्कृत में उपलब्ध रचनाओं में प्रथम महत्वपूर्ण रचना है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ये भी समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है। तो कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा का रचना नहीं है, 4 ऑप्शन है। तो वो है आपका राइट आंसर कालानिधि। देखिए, मेवाड़ नरेश राणा कुंभा संगीत की 3 विद्याओं गीत, वाग एवं नृत्य के विद्वान थे। उनकी पुत्री रामाबाई भी संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, जिसे बागीश्वरी उपनाम मिला था। राणा कुंभा ने संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर, टीका कामराज, रतिसार, नृत्य रत्नकोश आदि ग्रंथों की रचना की। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदासिंह के हाथों हुई थी। ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था। तो जेजाक भुक्ति का जो प्राचीन नाम था, 4 ऑप्शन में राइट आंसर बुंदेलखंड नाम था। तो इस ऑप्शन के आधार पर उनका नाम तय की गई है इसमें। तो बुंदेलखंड का नाम देखिए, चंदेल अभिलेखों में पूर्ववर्ती नरेश वाकपति के पुत्र जयशक्ति का उल्लेख आता है, और यह जेजाक और जेजा नाम से भी प्रसिद्ध था। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति नाम दिया गया, जो बाद में बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जेजाक भुक्ति के प्रारंभिक शासक प्रतिहार शासकों के सामंत थे। इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया, और इस काल में निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर शैव धर्म तथा चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की। तो दिल्ली शहर की स्थापना 4 ऑप्शन में आपका तोमर ने किया था। देखिए, दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासकों द्वारा की गई थी, और इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिहलिका के नाम से भी की थी। इन्होंने दिल्ली के पहले राजकोट शहर की स्थापना की थी। इसके उपरांत 7 और शहर बसाए गए। ये हैं कौन कौन 7 शहर का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीरी, दीनपनाह, रायपिथौरा, फिरोजाबाद, जहाँपनाह, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद। ये वो 7 शहर है जो इसके उपरांत बसाए गए थे। ठीक है। अब देखिए, अब आपका आगे की जो क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे जीवन में। तो पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर है संयोगिता से विवाह किया था। देखिए, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, और उसे रायपिथौरा भी कहा जाता है। वह 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था, संयोगिता से। ये भी आप समझ गए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। 4 ऑप्शन में राइट आंसर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और देखिए, 1192 ईस्वी में त्राइन के द्वितीय युद्ध में मध्य एशिया का शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। और त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। त्राइन के द्वितीय युद्ध ने
उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया था। ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 4 ऑप्शन है, यूनानी ने, रोम वासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो राइट आंसर है आपका अरबों ने किया था। अब देखिए अरबों ने हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वहीं ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इसे इंडिया से संबोधित किया और चीनियों ने भारत को येंतू नाम से संबोधित किया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम जो पराजित किया था वो आपका भीमद्वितीय ने किया था। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज द्वितीय। राइट आंसर है भीमद्वितीय। मूलराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीमद्वितीय अर्थात चालुक्य ने आबू पर्वत के निकट उसे पराजित किया। संभवतः यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। उसके बाद 1179 से 86 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की और 1179 ईस्वी में उसने पेशावर को तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता। तो ये भी समझ गए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में मैं मेंशन कर दिया और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और देखिए। और इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।